हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग लाइन के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जो ये यूथ की बुक है एक्सप्रेस लाइन वाली उसका, जिसमें दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। आज हम दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती है। दोस्तों, सरल रेखीय गति में वस्तुएं जो है ना, सीधी रेखा में चलती है। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। दोस्तों, किसी वस्तु की सीधी रेखा में की जाने वाली गति को सीधी रेखीय गति हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधी रेखीय गति। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है? तो दोस्तों, वह दो क्षेत्र जो भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है वो है हमारे पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जो है ये भारत के दो क्षेत्र ऐसे हैं जो प्रमुख जैव विविधता स्थल है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय दोनों क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट में स्थित शांत घाटी में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। पूर्वी हिमालय में शोधकर्ताओं द्वारा कई स्थानिक प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। कौन कौन से? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। दोस्तों, त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय के। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय के। अब दोस्तों, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा कितना हो जाता है? 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड। अब अचल स्थान है मतलब प्रारंभिक वेग क्या है इसका? 0 है। प्रारंभिक वेग कितना है इसका? प्रारंभिक वेग 0 है। और अंतिम वेग कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय के। तो अंतिम वेग कितना है दोस्तों? त्वरण में निकालेंगे तो अंतिम वेग है 6, प्रारंभिक वेग है 0 और समय कितना है? 30 सेकंड है। तो क्या हो जाएगा? ये 6/30 हो जाएगा। 6 से काट देंगे 5 बार में तो 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट त्वरण निकाल सकते हैं, या फिर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस AT से। ठीक है, v का मान हमको कितना दिया गया है? v का मान हमको क्या दिया गया है? v का मान दिया गया है 6। अंतिम वेग u हमारा क्या है? 0 है। प्रारंभिक वेग प्लस a हमको निकालना है, समय हमको कितना दिया गया है? 30 सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 बराबर 30 a के हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6/30 हो जाएगा। बात वही है, 6 से काट देंगे 5 बार में, 5 से 1 को काटेंगे 0.2 बार में। तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार किस रेखा द्वारा दिया जाता है? दोस्तों, ड्राइंग शीट का जो परिष्कृत आकार है ये जो है मार्जिन रेखा के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? मार्जिन रेखा के द्वारा। ड्राइंग शीट पर मार्जिन इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि जिल में बांधते समय कागज पर खींची हुई ड्राइंग का कोई भी भाग कटकर खराब ना हो जाए। साथ ही मार्जिन रेखा इसलिए भी खींचते हैं ताकि ड्राइंग वर्ग के लिए शुद्ध आयताकार कार्यकारी स्थान मिल सके। और ड्राइंग शीट पर मार्जिन बाई और 20 mm से 30 mm तक होती है और शेष तीनों ओर कितनी होती है? 5 mm की दूरी पर खींची जाती है। कौन सी? मार्जिन लाइन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोलक के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों, दोलक के लिए जो सही कथन नहीं है वो बताना है। तो संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, यही कथन क्या है? सत्य नहीं है। संकेत साइन वेव हो सकते हैं दोलक में, बिल्कुल सत्य बात है।
संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं, ये भी सत्य बात है। रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण है, तो ये भी सत्य बात है। जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला, संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं क्या दोलक में? नहीं। ठीक है दोस्तों, विद्युतीय दोलित्र एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का उत्पादन करता है, जो एक साइन वेव या स्क्वायर वेव के रूप में हो सकती है, मगर अर्ध स्क्वायर वेव में नहीं हो सकती। अतः दोलकों द्वारा उत्पन्न संकेतों के सामान्य उदाहरणों में रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का एक उदाहरण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली कौन सी गैस? क्लोरीन गैस जो है ये क्या होती है? ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली क्लोरीन गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित एक परत है जहां ओजोन गैस की एक मोटी परत पाई जाती है। यह परत हमें पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। दोस्तों, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो घर्षण होता है। दोस्तों, क्या होता है? घर्षण होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। यह घर्षण पिंडों के संपर्क तलों के समानांतर होता है। घर्षण बल पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो घर्षण बल होता है दोस्तों, वे पिंड की गति की दिशा के कैसे काम करता है? तो विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। घर्षण बल डैश कार्य करता है। तो अभी हमने बताया ना, घर्षण बल जो है ये बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। कहां करता है? बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक शंकु आधार के सहारे भूमि पर रखा गया हो तो उसका शीर्ष दृश्य कैसा होगा? दोस्तों, एक शंकु है जो आधार के सहारे कैसे रखा गया है? भूमि पर रखा गया है। यह हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, और यहाँ पे एक शंकु रखा गया है दोस्तों। कैसा? आधार के सहारे पे ऐसे हमको रखा गया है एक हमारा शंकु। ठीक है, ये हमारा शंकु रखा गया है ऐसा। अब बोला गया है उसका शीर्ष दृश्य मतलब टॉप व्यू हम यहाँ से जब देखेंगे, टॉप व्यू जब यहाँ से देखेंगे तो कैसा होगा? तो दोस्तों देखिए, जब हम ऊपर से देखेंगे इसको तो हमको ये वाला जो भाग है ना, ये हमको नजर नहीं आएगा। सिर्फ हमको ये वाला भाग नजर आएगा, ये गोल वाला भाग, ये हमको गोल वाला ही तो भाग नजर आएगा। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? एक व्रत तरीके से व्रत दिखाई देगा। हमको क्या दिखाई देगा? व्रत दिखाई देगा। तो ऊपर से जब देखेंगे तो हमको व्रत दिखाई देगा। लेकिन अगर हम सामने से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं, तो हमें क्या नजर आएगा? एक देखिए, फ्रंट से देखने में हमको क्या नजर आएगा? एक त्रिभुज वाली आकृति नजर आएगी। कैसी आएगी? त्रिभुज वाली आकृति। तो टॉप से देखने पे जब एक शंकु आधार के सहारे भूमि पर रखा गया होता है ना, तो उसका जो टॉप व्यू होता है वो हमको व्रत प्राप्त होता है। और अगर सामने या साइड से देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सामने या साइड से हम जब देखेंगे तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? त्रिभुज प्राप्त होगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह एक वक्र होता है जो वृत्त की परिधि पर एक बिंदु द्वारा स्थापित होता है और एक सीधी रेखा के साथ साथ घूमता है। तो दोस्तों, यह एक कैसा होता है? वक्र होता है जो वृत्त की परिधि पर एक बिंदु द्वारा स्थापित होता है और एक सीधी रेखा के साथ साथ घूमता है। उसे हम बोलते हैं क्या? वृत्तजात। क्या बोलते हैं उसे? हम वृत्तजात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तजात। वृत्तजात की बात करें दोस्तों तो यह एक वक्र है जो वृत्त की परिधि पर एक बिंदु द्वारा स्थापित होता है और एक सीधी रेखा के साथ साथ घूमता है। छेदिका की बात करें तो वृत्त से होकर जाने वाली रेखा जो कि वृत्त को दो भागों में बांटती है, ये क्या कहलाती है? छेदिका कहलाती है। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखना है। वृत्त से होकर जाने वाली रेखा जो कि वृत्त को दो भागों में बांटती है, छेदिका कहलाती है। और वृत्तजात क्या होता है? यह एक वक्र है जो वृत्त की परिधि पर एक बिंदु द्वारा स्थापित होता है और एक सीधी रेखा के साथ साथ घूमता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर डैश होगी। दोस्तों, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाए ना तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दोस्तों, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। गर्मियों में जल नदियों, तालाबों तथा समुद्र आदि से वाष्पीकरण द्वारा वाष्प बनकर उड़ जाता है। गर्मी में क्या होता है? जो जल होता है ना,
नदियों का जल हो गया, तालाबों का जल हो गया, समुद्र आदि का जल जो होता है ना, ये वाष्पीकरण के द्वारा ही क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। गर्मियों की अपेक्षा सर्दी में जल के वाष्पीकरण की दर कम होती है, क्योंकि गर्मी में गर्म होता है, गर्म होने के बाद जब गर्म होगा तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, वाष्पीकरण की दर कम होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं डैश। दोस्तों, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल जो होता है, बल है गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं का पात्र के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्रत का माप देने का सही विधि बताइए। तो व्रत के माप देने की सही विधि कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर सी वाली। व्रत के माप देने की सही विधि कौन सी है, सी वाली है। दोस्तों, माप देने की सही विधि विकल्प सी में दर्शाया गया है। किसी व्रत के व्यास को पाई द्वारा दिखाया जाता है एवं इसको संख्या के पहले लिखा जाता है। जैसे व्यास बताना है तो क्या लिखेंगे हम, पाई 9 लिखेंगे या फिर पाई 8 लिखेंगे, मतलब संख्या के पहले पाई को लगाना होता है। यही सही विधि होती है किसी भी व्रत के व्यास को दर्शाने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जो अपनी स्थिति के कारण होती है। दोस्तों, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कौन सी हो जाएगी, एक चलती गोली होगी क्या, ये तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बहने वाली ऊर्जा हवा, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक लुढ़कता हुआ पत्थर, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। उठाया हुआ हथौड़ा, हाँ दोस्तों, ये क्या है, हमारी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि मतलब कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर जिस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है वे है हमारी कंट्रोल प्लस सी। कौन सी, कंट्रोल प्लस सी। तो ऑप्शन डी सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट की बात करें, उनके प्रयोग की बात करें तो कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग हम करते हैं पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं कॉपी करने के लिए, और शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करते हैं स्मॉल या कैपिटल बनाने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 10 किलोग्राम भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों, हमको क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा है, और हमको पता है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² के। क्या होता है, 1/2 mv² के। तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। द्रव्यमान कितना दिया गया है हमको, 10 किलोग्राम दिया गया है, 10 किलोग्राम, और v कितना दिया गया है, 20 मीटर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 2 पंचे 10, तो 4 पंचे 20, तो 2000 जूल इसकी राइट आंसर हमारा आ जाएगा। कितना, 2000 जूल, ऑप्शन नंबर डी वाला। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। दोस्तों, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये सन 1986 में पारित किया गया था। कब किया गया था, 1986 में। पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं को निपटाने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। कौन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। ये जो अधिनियम है अभी कहाँ है, संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, वह कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है, इसके संयोजन का उपयोग किसी अन्य लॉजिक गेट के लॉजिक के निर्माण के लिए किया जा सकता है। तो वह गेट जो ये यूनिवर्सल गेट है जिसका उपयोग जो है संयोजन, इसके संयोजन का उपयोग करके किसी अन्य लॉजिक गेट के लॉजिक का निर्माण किया जा सकता है, तो वो है हमारा नान गेट। कौन सा गेट, नान गेट। दोस्तों, नान गेट एक यूनिवर्सल गेट है, इसके संयोजन का उपयोग करके अन्य लॉजिक गेट के लॉजिक के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। सॉरी दोस्तों, दो गेट है जो कि यूनिवर्सल गेट है। कौन कौन से, एक हमारा नान गेट और एक नॉर गेट, ये दोनों है यूनिवर्सल गेट।
जो बेसिक गेट से मिलकर बनते हैं। नॉर गेट और नॉट गेटों से मिलकर बना होता है। नान गेट की बात करें तो एंड और नॉट गेटों से मिलकर बना होता है। तो नॉर गेट किससे मिलता है? और नॉट से मिलकर बनता है। और नान गेट किससे मिलता है? एंड और नॉट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग जो है ये विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें डैश की कोटिंग होती है। तो दोस्तों ऐसे वायर जो बिजली संचारित करते हैं उसमें जो है किसकी कोटिंग होती है? तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अक्रिस्टलीय ताप सुघट्य कठोर पदार्थ है जिस पर उष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रयोग घरों में बिजली के वाइप बिजली के वाइप केबल इंसुलेशन फर्श पर बिछाने वाली चादर आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोनों इनपुट्स के उच्च होने के बाद भी किस गेट का आउटपुट निम्न होगा? दोस्तों वह गेट जिसके दोनों इनपुट जो होते हैं उच्च होते हैं उसके बाद भी आउटपुट निम्न प्राप्त होता है तो वह गेट है नान गेट। कौन सा गेट? नान गेट। ठीक है, दोनों इनपुट के उच्च होने के बाद भी नान गेट का आउटपुट कैसा होता है? निम्न होता है। अर्थात आगे की स्लाइड में देखते हैं। अर्थात का मतलब यह है नान गेट में दोनों इनपुट उच्च होने पर आउटपुट कैसा प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है, मतलब निम्न प्राप्त होता है। दोस्तों दोनों इनपुट कैसे हैं? उच्च है, लेकिन हमको आउटपुट जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? निम्न प्राप्त होगा। किसमें? नान गेट में। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है? तो द्रव के द्वारा लगी आग किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों बताए थे हमने आपको, तो श्रेणी बी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? श्रेणी बी के अंतर्गत आती है द्रव के द्वारा लगने वाली आग। श्रेणी बी प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाली आग के लिए किया जाता है। श्रेणी बी की आग मिट्टी के तेल, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया आदि से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग श्रेणी बी की आग का, जो श्रेणी बी की आग होती है इसमें जो मिट्टी के तेल से लगने वाली आग होती है, डीजल से लगने वाली आग, पेट्रोल से लगने वाली आग जो है ये श्रेणी बी के अंतर्गत आती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द के उपयोग के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्द को आसानी से अवरोध न किया जा सके। इसे कहते हैं। दोस्तों इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द के उपयोग के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्द को आसानी से अवरोध न किया जा सके। इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं कोडित्र। क्या बोलते हैं? कोडित्र बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्रिप्टोग्राफी में एन्क्रिप्शन जानकारी, जिन्हें सामान्य लेखन भी कहा जाता है, को एक एल्गोरिदम साइफर की सहायता से परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जानकारी को केवल उन लोगों के पढ़ने योग्य बना देती है जिन्हें कुंजी नाम की विशेष जानकारी प्राप्त हो। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें जो जानकारी मिलती है क्रिप्टोग्राफी में जिसे साइफरटेक्स्ट कहा जाता है। कई संदर्भों में एन्क्रिप्शन शब्द को उल्टी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसे डिक्रिप्शन कहा जाता है। उदाहरण के लिए एन्क्रिप्शन के लिए सॉफ्टवेयर आमतौर पर डिक्रिप्शन भी कर सकते हैं। यह एन्क्रिप्टेड जानकारी को फिर से पढ़ने योग्य बनाता है। तो जो है ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर करती है। इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है? तो दोस्तों ऊष्मा के जूल के नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा जो है कुछ कारकों पर निर्भर करती है। किस किस पर निर्भर करती है? तो हम जानते हैं ऊष्मा H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी के होता है। आई स्क्वायर आर टी के। तो सर्किट में प्रवाहित हो रही धारा के, हाँ धारा के तो करती है लेकिन प्रतिरोध के भी तो करती है, समय पे भी तो करती है। धारा चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रभावित होने की समय अवधि, हाँ धारा भी करती है, प्रतिरोध पे भी करती है और समय अवधि पे करती है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को क्या कर दिया जाता है? 2 गुना कर दिया जाता है। तो तार के नए प्रतिरोध की गणना हमको करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं
जब भी तार को दोगुना किया जाएगा तो क्या होगा, उसकी त्रिज्या को ही दोगुना किया जाएगा। हालांकि यहाँ क्वेश्चन में बोलना चाहिए त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता है, तो यहाँ जब बोला है तार को दोगुना कर दिया जा रहा है मतलब उसकी त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं हम। त्रिज्या बढ़ेगी तभी तो वो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे क्षेत्रफल के साथ खेल खेलना है कि मतलब सीखना है, मतलब बनाना है क्षेत्रफल के साथ में। अब दोस्तों हम जानते हैं प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है। प्रतिरोध आर बराबर होता है रो एल अपॉन में ए, क्या मैं इसको पाई आर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्या, ए का मान यही होता है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब क्या बोला दोस्तों, तार को दोगुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, तार को दोगुना कर दिया जाता है। तो जब तार को दोगुना कर रहे हैं मतलब त्रिज्या में हम क्या करेंगे, उसकी वृद्धि करेंगे, त्रिज्या को ही तो बढ़ाएंगे। तो जो अगला जो हमारा समीकरण आएगा वो आएगा आर डैश हम निकालेंगे, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन में पाई, अब त्रिज्या दुगनी हो रही है मतलब 2r का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद आर डैश जब निकालेंगे तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन में पाई, अभी 2 का स्क्वायर 4, आर के स्क्वायर आर, तो 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एल अपॉन में 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ लिखते हैं रो एल अपॉन में, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, तो रो आर डेज बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन में पाई 4r स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं ना, रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखिए ये जो है ये तो आर का ही तो मान है, समीकरण 1 में देखिए आर का ही तो मान है, तो इसकी जगह पे मैं आर लिख सकता हूँ क्या, आर इंटू 1/4। और आर का मान कितना दिया गया हमको, 12 ओम दिया गया, तो मैं यहाँ लिख लूँ 12 इंटू 1/4, तो 4 से काट देंगे 3 बार में, तो 3 ओम इसका नया प्रतिरोध निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अब क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लीवर का यांत्रिक लाभ 0.75 है, यदि प्रयास 200 न्यूटन है तो भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बटे एफर्ट के, या एक और क्या होता है एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म के। अब हमको यहाँ दिया क्या है, लोड हमको दिया गया है एफर्ट, लोड हमको बताना है, तो हम पहले वाले फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यांत्रिक लाभ कितना है 0.75 है, तो यांत्रिक लाभ कितना है 0.75 बराबर लोड हमको निकालना है, एफर्ट हमको कितना दिया गया है 200 न्यूटन दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव हटेगा नीचे 0 आ जाएगा, तो 1 2 से कट जाएगा, 75 दूनी 150 न्यूटन, तो लोड कितना आ जाएगा 150 न्यूटन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नियमित बहुसंख्यक दृश्य प्रक्षेपण में एक वर्ग एक सममिति दृश्य में कैसा प्रतीत होता है। दोस्तों एक नियमित बहुसंख्यक दृश्य प्रक्षेपण में एक वर्ग जो है एक सममिति दृश्य में कैसा प्रतीत होता है, तो ये होता है एक समचतुर्भुज की तरह। कितना कैसा प्रतीत होता है, एक समचतुर्भुज की तरह प्रतीत होता है। दोस्तों सभी के देख लेते हैं, यदि आप वर्ग का सममिति दृश्य देखेंगे तो हमें समचतुर्भुज दिखाई देता है, प्रतीत होता है। आयत की बात करें तो आयत हमें समांतर चतुर्भुज की तरह प्रतीत होता है। वृत्त की बात करें तो वृत्त हमें दीर्घवृत्त की तरह क्या होता है, प्रतीत होता है सममिति दृश्य में। तो आप तीनों ही चीजों को याद रखिएगा कि सममिति दृश्य में वर्ग जो है समचतुर्भुज की तरह प्रतीत होता है, आयत समांतर चतुर्भुज की तरह प्रतीत होता है, वृत्त दीर्घवृत्त की तरह प्रतीत होता है। और सममिति दृश्य में संदर्भ रेखाएं एक दूसरे से 120 डिग्री पर तथा 36 से 30 डिग्री पर झुकी होती है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया। तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए वह देश जिसने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया वे था हमारा मालदीव देश। कौन सा देश, मालदीव देश। वर्ष 2009 में मालदीव सरकार की मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सेक्शन को दर्शाने के लिए इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सेक्शन को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं सेक्शन को दर्शाने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक्शन वस्तु के कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए हैचिंग लाइन का प्रयोग किया जाता है। और हैचिंग लाइन दोस्तों यही वाली है जो दिख रही है आपको, यही क्या है, हमारी हैचिंग लाइन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को डाउनलोडिंग, तथा जब हमारे कंप्यूटर से किसी भी प्रकार का डाटा इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य सर्वर पर जाता है तो उसे हम बोलते हैं अपलोडिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक रेखा का सम्मुख तथा पार्श्व दृश्य दोनों ही संदर्भ रेखा के लंबवत हो तो रेखा का हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वर्टिकल प्लेन से वास्तविक झुकाव क्रमशः हो सकता है। दोस्तों यदि एक रेखा का सम्मुख दृश्य तथा पार्श्व दृश्य मतलब फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों ही संदर्भ रेखा के लंबवत हो तो रेखा का हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वर्टिकल प्लेन से वास्तविक झुकाव जो होता है वो कुछ भी नहीं होता। एनी ऑफ दिस मतलब इन सभी में से कुछ भी हो सकता है, इन सभी में से कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि 30 ही होगा 60 ही होगा, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर यही होता है। तो जब भी एक रेखा का सम्मुख दृश्य तथा पार्श्व दृश्य दोनों ही संदर्भ रेखा के लंबवत होते हैं तो रेखा का हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वर्टिकल प्लेन से वास्तविक झुकाव जो होता है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो एनी ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत मोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो विद्युत मोटर के संबंध में जो गलत कथन है वो है विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं। यही कथन क्या है, हमारा गलत कथन है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सत्य बात है। दिष्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर से ये विद्युत मोटर के प्रकार है। तो दिष्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर जो है ये किसके हैं, विद्युत मोटर के प्रकार है। हाँ ठीक है, विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा नहीं दोस्तों, गलत बात। विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करते हैं। तो ये भी सत्य कथन है। जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये फैराडे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत मोटर दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा दोनों द्वारा संचालित किया जाता है। अतः विकल्प सी का कथन क्या है, हमारा गलत कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो कौन सा उपकरण है जो विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो वो है हमारा दोस्तों माइक्रोवेव। कौन सा, माइक्रोवेव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोई विद्युत पंखा थोड़ी देर चलने पर वह गर्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से उष्मा ऊर्जा के रूप में क्षयित होती रहती है। इसे विद्युत का तापीय प्रभाव हम कहते हैं। विद्युत के तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत आयरन, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज इत्यादि में किया जाता है। जबकि माइक्रोवेव में विद्युत प्रवाह के तापीय प्रभाव का उपकरण नहीं है। इसमें विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं होता है हमारा माइक्रोवेव। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? तो MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम है हमारा मस्तिष्क। क्या है, मस्तिष्क। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम मस्तिष्क है। यह जनवरी 1986 में इस नाम से जारी किया गया था। इसे MS DOS के लिए पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। किसे, मस्तिष्क को। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक रेखा HP तथा VP दोनों के समांतर है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के समांतर है, तो इसकी वास्तविक लंबाई दिखाई देगी। दोस्तों यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के समांतर होती है तो इसकी वास्तविक लंबाई जो है ना, ये सम्मुख तथा अनुविक्षेप दोनों दृश्यों में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है, फ्रंट एंड टॉप व्यू दोनों विक्षेप में हमको कैसी इसकी वास्तविक लंबाई दिखाई देती है। दोस्तों यदि कोई रेखा HP और VP दोनों के समांतर है
तो इसकी वास्तविक लंबाई सम्मुख तथा अनुविच्छेद दोनों दृश्यों में दिखाई देगी। जो इसकी वास्तविक लंबाई होगी ना, ये सम्मुख तथा अनुविच्छेद मतलब फ्रंट एंड टॉप व्यू में क्या होगी, हमको दिखाई देगी वास्तविक लंबाई। वस्तु को ऊपर से देखने पर एचपी में प्राप्त प्रक्षेप को अनुविक्षेप कहते हैं या शीर्ष दृश्य कहते हैं, तथा वस्तु को सामने से देखने पर वर्टिकल प्लेन में प्राप्त प्रक्षेप को हम उत्सेद या फिर सम्मुख दृश्य कहते हैं। तो याद रखिएगा, अनुविक्षेप उत्सेद में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ऊपर से जब भी आप देखोगे उसे बोलेंगे अनुविक्षेप, फ्रंट से आप देखोगे उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे उत्सेद या फिर सम्मुख दृश्य। ठीक है। और वस्तु को पार्श्व से देखने पर सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त प्रक्षेप को पार्श्व दृश्य हम कहते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहते हैं। दोस्तों, अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समानांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को हम बोलते हैं बारकोड। क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं। दोस्तों, अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को बारकोड कहते हैं। बारकोड 13 अंक वाला एक कोड है। इस बारकोड के प्रथम 2 अंक उस देश को इंगित करते हैं जहां उत्पाद बना है, तथा अगले 5 अंक उत्पाद का विवरण बताते हैं, और अंतिम 4 अंक चौक अंक है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर द्वारा बारकोड सही रूप से पढ़ा गया है। ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज जिसमें उस सिरे को गहरे रंग से दिखाया जाता है जिस सिरे को सप्लाई से जोड़ना हो। तो दोस्तों, परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज जिसमें उस सिरे को गहरे रंग से दिखाया जाता है जिस सिरे को सप्लाई से जोड़ना हो, तो वो है ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है। परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज जिसमें उस सिरे को गहरे रंग से दिखाया जाता है जिस सिरे को सप्लाई से जोड़ना है, उसका संकेत होता है ये वाला। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक है। तो दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार स्थिरांक है V/I। क्या होता है, V/I। स्थिरांक होता है R बराबर, R एक क्या है, स्थिरांक है, और R बराबर क्या होता है, V/I होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्था नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के कैसे होता है, समानुपाती होता है। मतलब V बराबर क्या होता है, V समानुपाती होता है I के। तो V बराबर क्या हो जाएगा, RI, और R बराबर क्या है यहाँ पे, V/I कांस्टेंट है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीवर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो लीवर का प्राथमिक कार्य है बल को गुना करना। क्या करना, बल को गुना करना लीवर का प्राथमिक कार्य है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। SP 46 2003 के अनुसार नीचे चित्र में दिखाया गया संकेत कौन सी पाइप फिटिंग को दर्शाता है। तो ये है दोस्तों एल्बो 90 डिग्री। कौन सा, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एल्बो 90 डिग्री। पाइप फिटिंग के प्रकार और प्रतीक की बात करें तो एल्बो 90 फ्लैंज के लिए ये वाला उपयोग करते हैं, एल्बो 45 डिग्री स्क्रू के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्रॉस के लिए ये वाला उपयोग करते हैं, और कैप के लिए ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये कैप का क्या है, प्रतीक है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम क्या बोलते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। G बराबर हमको लेना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ पे हमको स्थितिज ऊर्जा निकालना है, और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, M × G × H के होता है। M का मान कितना है दोस्तों, 50 दिया गया है, G का मान हमको 10 लेना है, ऊंचाई कितनी है, 6 है। तो क्या हो जाएगा, ये 6×5 = 30, 30 × 10 3000 जूल हमारा करेक्ट आंसर इसका निकल के आ जाएगा। कितना, 3000 जूल। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस उपकरण का नाम बताइए जिसकी सहायता से 150 mm से अधिक त्रिज्या के वृत्त अथवा चाप सुगमता पूर्वक खींचे जा सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं बड़ी कंपास। बड़ी कंपास से जो है 150 mm से अधिक त्रिज्या के वृत्त अथवा चाप सुगमता पूर्वक खींचे जा सकते हैं। दोस्तों, बड़ी कंपास द्वारा 150 mm से अधिक त्रिज्या के वृत्त अथवा चाप सुगमता पूर्वक खींचे जा सकते हैं। इसका आरेख निम्न है। दोस्तों देखिए, सामने में जो होती है ना, ये पेंसिल लीड लगाई जाती है सामने में। ये जो दिख रहा है आपको, ये स्टील टिप है, ये हमारा नी जॉइंट कहलाता है। ये वाला पॉइंट क्या है, इसे नी जॉइंट बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट जो है ये पिवेट है, और ये क्या है हमारा रिवेट है ना, सीवेट है। ये वाला जो है
वेग। तो ये आप सभी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है तो इसमें प्रभावित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, हमसे धारा पर प्रभाव पूछा है और हमें जानते हैं V समानुपाती होता है किसके, धारा के होता है। यदि हम विभवांतर दोगुना होगा तो धारा भी तो दोगुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये तो अनुक्रमानुपाती है ना। तो अगर विभवांतर दोगुना होगा तो धारा भी दोगुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़े वृत्त बनाते समय कंपास में फिट किए गए ड्राइंग उपकरण का नाम बताइए। तो बड़े वृत्त बनाते समय कंपास में फिट किए गए ड्राइंग उपकरण को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लेंथनिंग बार। क्या बोलते हैं, लेंथनिंग बार बोलते हैं। बड़े वृत्त बनाते समय कंपास में लेंथनिंग बार फिट किया जाता है जिसका आरेख निम्न है। ये दोस्तों, ये वाला जो आरेख दिख रहा है आपको, ये क्या है, लेंथनिंग बार इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, लेंथनिंग बार। तो ये भी आप चित्र याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घिरनी का यांत्रिक लाभ होता है। तो दोस्तों, एक घिरनी का यांत्रिक लाभ जो है ना, ये घिरनी के प्रकार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, घिरनी के प्रकार पर। तो घिरनी का यांत्रिक लाभ क्या होता है, जो घिरनी के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन की तरह निम्न में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है। तो चिपको आंदोलन की तरह जिसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिलों में वनों की रक्षा करना है वो है अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन का लक्ष्य भी क्या है, उत्तर कन्नड़ जिलों में वनों की रक्षा करना है। दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रांत के उत्तर कन्नड़ जिले के ग्रामीणों को अपने जंगलों को बचाने के लिए एक समान आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सितंबर 1983 में यहाँ के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने जंगल में पेड़ों को गले लगाया ताकि उनको काटने से बचाया जा सके। कन्नड़ भाषा में गले लगाने के लिए स्थानीय शब्द अपिको है। इसी कारण इसका नाम अपिको आंदोलन पड़ा। क्या पड़ा, अपिको आंदोलन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंखों की सुरक्षा के लिए डैश प्रयोग करते हैं। तो आंखों की सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो गॉगल्स का भी प्रयोग करते हैं, ग्लास का भी करते हैं, फेस शील्ड का भी करते हैं। उपरोक्त तो सभी का प्रयोग करते हैं आंखों की सुरक्षा के लिए। तो आंखों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कार्य करते समय गॉगल्स, ग्लासेस तथा फेस शील्ड पहनना चाहिए, जिससे आंख हमारी क्या रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियां प्रयुक्त की जाती है। तो MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+C और Ctrl+V। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें Ctrl+Z के बारे में, तो पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करना, Ctrl+X से डॉक्यूमेंट या उसके भाग को काटकर क्लिपबोर्ड में लाता है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल डैश हो जाएगा। दोस्तों, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा देंगे तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम जानते हैं आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 2πL√L/G से। यहाँ L लोलक की लंबाई है और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जब साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।